हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का हमारा सेशन। आज का जो क्लास है एक्चुअली में आपको शायद रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज हमारे यहाँ पर काम चल रहा है बाहर, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत डिस्टर्बेंस है। तो हम लोगों ने आज की 2-3 क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड रखी है। कल से वापस से लाइव सेक्शन शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई हमें नहीं बताना चाहिए, बट वी शुड टेल यू कि आज का रिकॉर्डेड रहेगा। तो मे बी पॉसिबल उसमें चैट के अंदर अगर आए तो चैट में आप आंसर्स दे सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं शो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज है सबसे स्पेशल डे। अब बाकी सबसे पूछा जाएगा तो बच्चे बोलेंगे मैम हैप्पी वैलेंटाइंस डे। चलिए, थैंक यू, सेम टू यू आप सभी को। लेकिन आज जो है सबसे ब्लैक डे है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वो था हमारा पुलवामा अटैक। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा के अंदर 40 सोल्जर जब वहां से क्रॉस कर रहे थे तो पुलवामा के अंदर उनके ऊपर अटैक हुआ, एंड इट वाज जस्ट लाइक अ सुसाइडल टाइप ऑफ अटैक, जिसमें 40 एट द स्पॉट ही क्या हो गए थे, जो हीरोज थे हमारे इंडियन आर्मी के, वो एक्सपायर हो गए। एट द स्पॉट ही उनकी डेथ हो गई थी। सो एक आज ट्रिब्यूट है उनके लिए, इसीलिए हमारे यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री में इसको एक ब्लैक डे के तौर पे कंसिडर किया जाता है। तो एक तरफ दुनिया में वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट होता है, तो इंडिया के अंदर एक ब्लैक हिस्ट्री के तौर पे ब्लैक डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ ट्रिब्यूट। वी आर पेइंग टू ट्रिब्यूट देम दैट यस दे हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर अस। तो थैंक यू सो मच टू ऑल द आर्मी, Navy forces, Air forces, BSF, that they are doing their job wonderfully. That's why we are able to live over here peacefully. तो थैंक यू सो मच। चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। और आज हम लोग ले रहे हैं सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री के आगे की क्वेश्चंस। और ये सारा का सारा, अब दोनों टॉपिक लेके दो हमारे टारगेट आ चुके हैं हमारे सामने। एक टारगेट आ गया है हमारा कौन सा, जून का जो हमारा RIMC का एग्जाम है, और दूसरा टारगेट है हमारा अप्रैल का, जो कि है सैनिक स्कूल। फर्स्ट प्रायोरिटी है सैनिक स्कूल वाला, और जून वाला साथ में चलता रहेगा। सो प्लीज 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 अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं, प्लीज अपने एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स की वजह से थोड़ा भी डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं। ये है हमारी प्यारी सी आकाशी, जिसका सेलिब्रेशन हम करेंगे बहुत जल्द। इनका एक वीडियो लॉन्च होगा जिसमें बताएंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, क्योंकि 19 को एक बार इनका इंटरव्यू हो जाए, फिर देन वी आर गोइंग टू दैट। लेकिन अभी सिलेक्टेड पोस्ट रिटर्न में ये क्या है, क्लियर है हमारे यहाँ से। चलिए, और ये हमारे 2023 के जो बैचेस है, 23 और 24 वाले बैचेस के, ये उनके सिलेक्टेड सितारे हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये ऑफलाइन बैच के बच्चे हैं क्वालिफाइड, और ये हैं ऑनलाइन बैच के सारे सारे। आज हम करें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के। तो पहला है, व्हाट डज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री इंडिकेट अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर्स इन द कंट्री। भाई इसने ये पूछा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि what does the study of ancient Indian history indicate about द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली कल्चर्स इन द कंट्री। भाई पुराने जमाने की जो कल्चर्स थे, इंडियन कल्चर्स जो थे कंट्री के अंदर, उसमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है वो क्या बताती है कि डेवलपमेंट, एडवांस टेक्नोलॉजी की बहुत सारा डेवलपमेंट हो गया है, या अर्लीस्ट कल्चर्स डेवलपमेंट था, या फिर मॉडर्न आर्ट फॉर्म्स जो है वो डेवलप हो रही है, या स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा दुनिया खुल रही है, आगे चल रही है। तो बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है एक्चुअल में ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ अर्लीस्ट कल्चर्स, यानी पुराने जो कल्चर्स थे उनको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। व्हाट रोल डिड एग्रीकल्चर प्ले इन द लाइव्स ऑफ एंशिएंट इंडियंस। एंशिएंट इंडियंस यानी कि जो प्राचीन भारतीय थे, उनकी जिंदगी में एग्रीकल्चर क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। इट मेड लाइफ अनसर्टेन, इसकी वजह से उनकी लाइफ जो थी अनसर्टेन थी, या फिर इट मेड लाइफ डिफिकल्ट, या फिर दुनिया बहुत ज्यादा उनके लिए डिफिकल्ट हो चुकी थी लाइफ उनके लिए। लाइफ सिक्योर एंड सेटल बनाया, या इट मेड लाइफ नोमेडिक, या उनके जीवन को घुमक्कड़ बनाया। देखो, एग्रीकल्चर जो चीज होती है वो कभी भी किसी इंसान को घुमक्कड़ नहीं बनाती, बल्कि वो क्या करती है, उसको सेटल्ड करती है, उसको एक जगह पर स्टैब्लिश करने का काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इट मेड लाइफ सिक्योर एंड सेटल्ड। तो वो एक साथ रहने लग गए, ग्रुप में रहे, तो डेफिनेटली उनका क्या हुआ, सिक्योरिटी बढ़ी, और साथ ही साथ सेटल्ड लाइफ होने लग गई। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट डू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज स्टडीड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इंक्लूड। भाई आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो जमीन की खुदाई वगैरह करते हैं, और पुराने जहां पर मान लीजिए जमीन में गड़े हुए कोई महल थे या कुछ थे, तो वो सब दफन थे, तो उनको बताने के लिए, उनको वापस निकाल कर लोगों को बताने के लिए कि इतने साल पुराने हैं, किसका था उस समय, कौन था, ये सब स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके लिए आर्कियोलॉजी में क्या इंक्लूड होता है, फॉसिल्स होते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, पॉटरी आता है, या पेंटिंग्स आते हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा पॉटरी। जी हाँ, जो दफन की गए बर्तन वगैरह होते हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं, क्योंकि इनको
उस जमाने से, जैसे आज हम हड़प्पन के बारे में पढ़ पा रहे हैं, तो क्यों पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के मटके, उनके बनाए हुए पॉटरी वगैरह जो थे, वो आज जब मिल रहे हैं खुदाई के दौरान, तो पता चल रहा है कि भाई इतनी पुरानी सभ्यताएं भी हमारे देश के अंदर थी, या इतने वर्ल्ड के अंदर इतनी पुरानी चीजें चल रही थी और जमाने से चल रही थी। When did the use of iron begin in the Indian subcontinent? भारत जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर पहली बार लोहे का कब इस्तेमाल हुआ? भाई इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, इन्वेंशन ऑफ फायर हुआ, तो आयरन भी तो मिला है। तो कितने साल पहले? 1000 साल, 3000 साल, 4500 साल, या 5000 साल की बात है? तो इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से। तो when did the use of iron begin in Indian subcontinent? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, 3000 BC। 3000 BC का मतलब हो गया, ये बात कर रहा है अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल अकाउंट्स में, जो ये बात कर रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो ये लगभग 1500 से लेकर 1000 BCE की बात कर रहा है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट के जो टाइम पीरियड था वहां पर। ये पीरियड जो आयरन एज का कहलाता है इंडिया में, और इसको वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वैदिक पीरियड भी है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। व्हाट एविडेंस ऑफ आयरन टूल्स यूसेज इन फाउंड अराउंड 2500 इयर्स एगो? मतलब जो आयरन के टूल्स मिले थे उनका 2500 साल पहले का जो एविडेंस मिला है वो किस काम आते थे? आयरन की स्वॉर्ड्स, आयरन की ज्वेलरी, आयरन कॉइन्स, या आयरन एक्सेस? भाई देखिए, इंसान ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया था? इंसान ने सबसे पहले शुरू किया था शिकार, ठीक है। उसे बाकी सब लग्जरियस लाइफ के बारे में कहाँ पता था? उसे क्या पता था कि लड़ाई करनी पड़ेगी, उसे आगे जाके तलवारें बनानी पड़ेंगी। ज्वेलरी का उसको अता पता नहीं, अरे कपड़े अता पता नहीं थे, तो ज्वेलरी का क्या अता पता होता बेचारे को? कॉइन्स, सिक्के क्या करने थे? पत्थरों में जिंदगी कट रही थी, गुफाओं में चल रहा था, तो कहाँ पेमेंट करना था? तो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज आयरन एक्सेस, जो उनके काम क्या आते थे? हथियारों के तौर पर जानवरों को मारना, उनकी खालों को निकालना, खेती भी धीरे धीरे सर्टेनिटी चालू हो चुकी थी एग्रीकल्चर की, तो वहां पर भी काम आए। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो किस तरह की पॉटरी, यानी उनके जो बर्तन होते थे वो किस रंग के होते थे? ग्रीन होते थे, रेड एंड ब्लैक होते थे, ब्लू पॉटरी होती थी, या येलो पॉटरी होती थी? तो इसका आंसर आपको बताना है, विच टाइप ऑफ पॉटरी वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इसका आंसर है रेड एंड ब्लैक पॉटरी, यानी उनके जो मटके वगैरह देखोगे तो वो रेड कलर का बेस, उसके ऊपर ब्लैक कलर, उसके ऊपर रेड कलर का बेस होता था, ब्लैक कलर की पेंटिंग ये किया जाता, मतलब उनका बेस आपस में ऐसा ही रहता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट 7 पे। ड्यूरिंग विच एज वाज द पेंटेड ग्रे वेयर PGW पॉटरी यूज? यानी कि कब पेंटेड करके ग्रे वेयर वाली जो पॉटरी थी वो बनाई जानी शुरू हुई थी? किस एज के अंदर शुरू हुआ था? During which age was the painted grey ware PGW pottery used? तो इसका आंसर है, देखो पी ये आया था एक्चुअल में, जो अभी हमने बात की कि भाई जो मेटल यूज हुआ था उसी एज का है ये, और उस एज को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, वैदिक एज। ये ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए, जिसको हमने क्या बोला था, कौन सी एज थी वो? आयरन एज थी। आयरन एज के दौरान ही क्या हुआ था, इसका यूज किया गया था। लगभग टाइम पीरियड जो है वो 1200 से लेकर 1600 BCE तक का है, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड, सॉरी 1200 से लेकर 600, नॉट 1600, उल्टा चलता है ना, 600 BCE तक का है। तो इस पीरियड के दौरान क्या किया गया था? पेंटेड ग्रे वेयर जो थे उनकी पॉटरी को तैयार किया गया था, ग्रे टाइप का लुक आने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी व्हेन दे फाइंड पॉटरी ड्यूरिंग एक्सकावेशंस? भाई ये क्या करते हैं एक्सकावेशन, खुदाई के दौरान जब इनको पॉटरी मिलती है तो ये क्या करते हैं? पॉटरी के डिजाइन की स्टडी करते हैं, या पॉटरी के मटेरियल की करते हैं, या पॉटरी की एज की करते हैं, या सारी चीजों की स्टडी होती है? ऑब्वियस ही बात है, खुद ही देख लो, उसकी शेप साइज सब पता लगता है कि भाई उस जमाने में कैसा हुआ, ठीक है। तो डिजाइन की स्टडी होती है, मटीरियल की उस जमाने में कैसा मटीरियल यूज होता था इसकी स्टडी होती है, एज पता लगता है पॉटरी को, जैसे आप रखोगे तो इसमें एज आएगी, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज है, यानी सारी चीजों की खुदाई के दौरान जब एक पॉटरी बाहर निकलती है तो एक एक चीज उसकी बारीकी से स्टडी की जाती है। 9th पे, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स कॉल्ड? कॉइन्स जो होते हैं, सिक्के जो मिलते हैं, उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग कहते हैं ना अर्थक्वेक की स्टडी करने को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफी कहते हैं। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, डर्मोलॉजी है ना कहलाता है, स्किन की स्टडी करना। तो वैसे ही कॉइन की स्टडी क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी तो होती है जो खुदाई करते हैं, ठीक है।
न्यूमिस्मैटिक जो होता है ये इसका क्या है आंसर है, यानी कि न्यूमिस्मैटिक रहेगा इसके लिए। पैलियोंटोलॉजी और एपिग्राफी, एपिग्राफी होता है जो आपके स्टैचूज वगैरह होते थे उसके नीचे जो एपिटैफ लिखा जाता था उसके लिए आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which metal was not commonly used in making ancient coins? पुराने कॉइन्स बनाने में इनमें से कौन सा मेटल इस्तेमाल नहीं होता था? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड या आयरन? किस मेटल को इस्तेमाल नहीं किया जाता था? ऑब्वियस सी बात है आयरन का कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। कॉपर के बने हैं सिक्के, ठीक है, गोल्ड के ऑब्वियसली बने हैं, सिल्वर के भी हमने देखे हैं, बट आयरन के कभी सिक्के नहीं बने। इवन देन यहाँ तक कि चमड़े के सिक्के भी बने थे। पता है आपको हिस्ट्री के अंदर, मुगल हिस्ट्री के अंदर अगर आप आएंगे तो तुगलक जो था उसने चमड़े के सिक्के निकाले थे फॉर द अफोर्डेबिलिटी ऑफ फॉर द पुअर पीपल, बट लेकिन ये इतना कह सकते हैं बकवास आइडिया था जो आज तक मतलब सबसे बड़ी बेवकूफी वाला आइडिया कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस कॉल्ड? जब हम पत्थर वगैरह पे जो लिखा होता है ना, गूंद कर उसको लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं उसकी स्टडी को? आर्कियोलॉजी, पैलियोग्राफी, एपिग्राफी या न्यूमिस्मैटिक? न्यूमिस्मैटिक हमने बात कर ली, सिक्कों की कहलाती है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी। अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कोई स्टैच्यू है या कोई भी है जिनके पिलर्स के ऊपर खुदाई करके लिखा जाता है उसको बोलते हैं एपिग्राफी। नेक्स्ट, वेयर आर द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस फाउंड डेटिंग बैक टू अबाउट 2500 बीसी? सबसे ज्यादा पुराने इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो कहाँ मिलते हैं? अगर हम 2500 बीसी की बात करें, हड़प्पा के मिलते हैं, इजिप्ट के मिलते हैं, मेसोपोटामिया के या चाइना के? तो सबसे पुरानी कौन सी? हम लोगों को पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है वहां पर आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्टडी ऑफ ओल्ड राइटिंग्स यूज्ड इन इंस्क्रिप्शंस एंड ओल्ड रिकॉर्ड्स कॉल्ड? यानी पुराने जमाने के जो राइटिंग्स है, जैसे किसी ने अपनी कहानी लिखी, कोई अपने बारे में कुछ लिख कर गया, किसी राजा का कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्रिप्शंस पत्थर वगैरह पे लिखा हुआ मिला, तो इनकी ओल्ड रिकॉर्ड्स की स्टडी क्या कहलाती है? आर्कियोलॉजी नहीं, हमने बात कर ली। एपिग्राफी नहीं, पैलियोग्राफी नहीं, तो बचा एंथ्रोपोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है। इसका मतलब होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका एंथ्रोपोलॉजी नहीं होता, पैलियोग्राफी होता है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब मेरे को बताना था, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है जो पुराना एंशिएंट लिटरेचर होता है ना उसका समाप्त किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही इंस्क्रिप्शंस की, ओल्ड राइटिंग्स की, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, who found two Ashokan pillars and re-established them in Firoz Shah Kotla Fort and in the ridge area in Delhi? भाई वो कौन सा शख्स था जो अशोका के दो पिलर्स को स्तंभ को लेकर आया था, उनको वापस फिरोज शाह कोटला के अंदर स्थापित किया, और जो कि दिल्ली का एक बहुत बड़ा एरिया था? अकबर ने किया था, बाबर ने किया था, शेर शाह ने किया था, या फिरोज शाह तुगलक ने किया था? ये बात हमने अभी तुगलक वाली डायनेस्टी जब पढ़ी थी तब हमने बात की थी, ही वॉज फिरोज शाह तुगलक। कौन था वो? फिरोज शाह तुगलक था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, इन विच लैंग्वेज वर द अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन? कौन सी भाषा के अंदर पुराने जो बुद्धिस्ट लोगों के लिखे हुए ग्रंथ या उनके काव्य हैं, मतलब जो भी उन्होंने लिखा है लिटरेचर, वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो कौन सी भाषा में? संस्कृत में, तमिल में, पाली में या हिंदी में? इट इज पाली। ये कौन सी लैंग्वेज में करते हैं? पाली। पाली भाषा के ऊपर इनके सारे इंस्क्रिप्शंस आपको मतलब रिटन मिल जाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विच पीरियड वर द रामायण एंड द महाभारत रिटन? किस पीरियड के भारत को लिखा गया? मौर्यन पीरियड को, गुप्ता पीरियड में, वैदिक पीरियड में या मुगल पीरियड में? मुगल पीरियड ऑब्वियसली नहीं हो सकता, ये हम अच्छे से जानते हैं। मौर्यन पीरियड भी नहीं हो सकता क्योंकि अशोका का टाइम चल रहा था, उस टाइम तक तो था ही नहीं, रामायण महाभारत तो कब की हो चुकी थी। गुप्ता डायनेस्टी भी नहीं थी, तो बच्ची कौन सी? वैदिक पीरियड के दौरान, यानी कि जब वैदिक पीरियड चल रहा था तब ये किया गया था सारा का सारा रिटर्न वर्क इसका। नेक्स्ट आते हैं, which type of literature includes the works of भाषा, कालिदासा एंड बाणभट्टा? ये जो तीनों चीजें आपके सामने आ रहे हैं, भाषा, कालिदास के बारे में और बाणभट्ट के बारे में, इनका जो लिटरेचर है, ये जो काम है, ये किस टाइप का है? रिलीजियस लिटरेचर था, सेक्युलर था, माइथोलॉजिकल था या साइंटिफिक था? ऑब्वियस सी बात है ये कैसा लिटरेचर था? तो ये था सेक्युलर। इसमें इन्होंने खुलकर जो बिना किसी दबाव के, बिना किसी धर्म जाति को लेकर क्या किया था, इन्होंने ये लिटरेचर लिखा था, तो इसको सेक्युलर लिटरेचर इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, व्हेन वर द धर्म सूत्रास कंपाइल्ड? सारे के सारे जो धर्म सूत्र थे, अगर हम बात करें पहले व्हाट इज धर्म सूत्रा, है ना, धर्म सूत्रा किसे कहते हैं? तो व्हाट इज धर्म सूत्रा? वेट अ मिनट, जब तक आप दें, देखिए धर्मसूत्रा जो होते हैं ये एंशियंट पुराने मैनुअल से, हाथ से लिखे हुए जो कंडक्ट थे जिसमें उन्होंने बताया था हिंदू लॉ के अंदर कि कैसे आपको अपनी जिंदगी के आचरण को रखना चाहिए,
उनको बिहेवियर कैसा करना चाहिए, सोशली बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसका आंसर है जो धर्मशास्त्र थे वो हुए थे 500 से लेकर 200 BC के बीच में इनको कंपाइल यानी सबको इकट्ठा किया गया और एक बुक बनाई गई थी। धर्म सूत्रास अलग है, धर्मशास्त्रास अलग है, ये भी ध्यान रखिएगा, इनमें भी बहुत कंफ्यूजन है। चलिए, Which of the Chinese travelers came to India to visit Buddhist shrines and study Buddhism? कौन से चाइनीज ट्रैवलर्स थे जो इंडिया आए, बुद्ध लोगों के मठों में गए और उसके बाद यहाँ पर आके उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में, बुद्ध धर्म के बारे में पढ़ा? अल-बिरूनी, अल-मसूदी, नाना, फाहियान एंड ह्युन-त्सांग, सुलेमान एंड डायनिसिस या सॉक्रेटिस और प्लूटार्क? तो इसका आंसर है, बहुत कॉमन नेम है, चाइनीज नाम है भाई, तो चाइनीज नाम कैसे हो सकते हैं? ये अरेबिक नेम है, ये अरेबिक नेम है और ये थोड़े ग्रीक वाले नेम है, तो बच्चा कौन? फाहान और ह्युन-त्सांग, इनके नाम ही ऐसे हैं, चाइनीज चून-चांग कैसे आते हैं आवाजें। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन अरब राइटर? इनमें से कौन सा अरब का राइटर नहीं था? नाम से ही पता चल रहा है भाई, अभी मैंने बताया, सुलेमान है, अल-मसूदी है, अल-बुरानी है, लेकिन कौन नहीं है? प्लूटार्क। प्लूटार्क जो था वो एक्चुअल में देखा जाए तो ग्रीक, लैटिन इन साइड्स के थे, ठीक है। 21 में आते हैं, Who established the Asiatic Society of Bengal in 1784 AD? भाई किसने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी को बनाया था? चार्ल्स विंकिंस ने, मैक्स म्यूलर ने, विंसेंट ऑर्थर ने या सर विलियम जोन्स ने? बहुत जरूरी है, सर विलियम जोन्स ने बनाया था। और इनके बारे में क्या खासियत है बताएं? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, देखो एशियाटिक ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कंपनी रूल, जो अंग्रेज थे उनके दौरान चालू की गई थी और इसको फर्दर जो कॉज था ओरिएंटल रिसर्च के लिए बनाया गया था। ओरिएंटल का मीन्स होता है प्राचीन इतिहास और संस्कृति के बारे में ये लोग स्टडी करने वाले लोग थे। तो विलियम जोन्स जो थे, और इसको फाउंड किया गया था 15 जनवरी 15 जैन 1784 के अंदर इसको फाइंड आउट किया गया था। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उस समय, तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे स्वपन कुमार, और इसका मेन मोटिव जो था ओरिएंटल स्टडी करना, प्राइमरी गोल जो था एस्टैब्लिश करना कि भाई हाँ पुरानी जो प्राचीन कल्चर्स हैं उनके बारे में पढ़ें। नेक्स्ट आते हैं, विच वर्क इज रेफर टू एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल कोड एंड एथिक्स? इनमें से किस काम को हम सोशल कोड यानी कि समाज में कैसे रहना है, क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या हमारे नैतिक मूल्य होने चाहिए, उनके बारे में कौन सी बुक बात करती है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, सेक्रेट बुक्स ऑफ ईस्ट, द वंडर दैट वाज इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया? तो इसका आंसर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, धर्मशास्त्रास और सूत्रास, तो ये दोनों धर्मशास्त्रास के हिस्से हैं। Who wrote the early history of India in 1900? 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया बुक किसने लिखी थी? मैक्स म्यूलर, विंसेंट आर्थर स्मिथ, सर विलियम जोन्स या पंदुरंग वमन काणे? तो इसका आंसर है विंसेंट आर्थर स्मिथ, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा विंसेंट आर्थर स्मिथ। हिस्ट्री आ रहा है, विंसेंट जगह का कह देते हैं, अर्ली पुराना, विंसेंट आर्थर। चलिए, वो पब्लिश अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? किसने पब्लिश किया था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो बुक थी? विलियम हॉकिंस, जेम्स मिल और वॉरेन हेस्टिंग और जेम्स रेनल? आंसर है जेम्स मिल जो थे उन्होंने पब्लिश किया था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पब्लिश्ड बाय जेम्स मिल, सॉरी। ये हुई थी एक्चुअल में 1817 के अंदर, ठीक है। 1817 में इसको किया गया था और बाद में 1818 तक इसको लेकर डिनंसिएशन कर दिया गया था, जिसमें इन्होंने कंप्लीट डिनंसिएशन और रिजेक्ट किया था इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को। जेम्स मिल में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क कहा जाता है इस टाइम का, ठीक है। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें कुछ कोर्सेज हैं जो लॉन्च किए हुए हैं, उनको परचेज कर सकते हैं। एंड प्लस साथ ही आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि 1 मार्च को हम लोग जो हैं वो न्यू ऑनलाइन बैचेस जो हैं स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू ऑनलाइन बैचेस हम स्टार्ट करेंगे और इन बैचेस के अंदर आपके लिए जो बहुत ही मिनिमम प्राइसेस रहेगा, जो हम लोग अभी 20th को डिसाइड करके बता दें, यानी डिस्कस करके हम बता देंगे जो भी आपको डिक्लेरेशन रहेगा। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, नीचे जो नंबर आ रहा है उस पर अपना नाम, अपनी क्लास जिसकी प्रिपरेशन करें, RIMC करें, RIMS की करें, जिसकी भी करें वो आप बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था और अब हम आएंगे नेक्स्ट क्लासेस के लिए। तो टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, सायनारा, सत श्री अकाल। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और खूब सारी पढ़ाई करते रहिए। लेकिन 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 मस्ती करना मत छोड़िएगा, कि मस्ती करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो कल फिर मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।